paying homage to the recent sufferers of this Amphan cyclone in Bengal, and also my tributes to these laborers, not the migrant laborers, I won't say. Let us change our terminology of calling our own country's people migrant and these laborers who traveled across the country on their feet. And I was told to speak in English and Hindi both, but I think that if I try this out, then people who are here who understand either of the two languages, they both will miss out something. So I'll speak in Hindi, but in the end part of it, I will see if time allows, I will brief my talk in English as well. तो साथियों, नया कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए. आप सब इतने दिनों से जानते हैं, शायद कुछ तो निश्चित ही मुझसे ज्यादा जानते होंगे, क्योंकि वो इन वेबिनार्स को और खबरों को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं. लेकिन फिर भी मैं चीजों को, चूंकि मुझसे वाईएफ के साथियों ने कहा है, तो मैं चीजों को कुछ एक सिलसिलेवार तरीके से रखने की कोशिश करूंगा, और मुमकिन है कि उस सिलसिले में से हम कुछ अर्थ निकाल सकें, जिसे हम कहते हैं बिटवीन द लाइंस. और मैंने ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी लाल सलाम और शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ आपसे रूबरू होने का मौका दिया. वैसे भी इस मंच पर यहाँ पर इतने सीनियर कॉमरेड्स की, इतने अच्छे एकेडमिक लोगों के यहाँ भाषण हुए हैं कि उसमें नया कुछ जोड़ पाना मेरे लिए संभव नहीं है. लेकिन हाँ, जैसे मैंने याद किया बंगाल के मजदूरों को, जैसे मैंने बंगाल के लोगों को जो जिन पर अम्फान का कहर टूटा, इसके साथ साथ कोविड-19 के साथ साथ, जैसे मैंने याद किया देश भर के उन मजदूरों को और दुनिया के उन लोगों को जिनकी जान कोविड-19 के कहर की वजह से तो गई ही, साथ ही साथ सरकारी या बद इंतजामी की वजह से भी गई और असंवेदनशीलता की वजह से गई. वैसे ही मैं याद कर रहा हूं आज, क्योंकि आज सभी ट्रेड यूनियंस का आह्वान है कि मजदूर और मजदूरों के हकों की खातिर वो अनशन और एक दिन की इस हड़ताल में हैं, तो मैं उनके साथ भी अपनी आवाज को मिलाना चाहता हूं और ये उम्मीद करता हूं और पूरा विश्वास रखता हूं कि आखिरकार ये मजदूर, ये मेहनतकश लोग ही इस दुनिया को कोविड-19 से भी ज्यादा भयानक साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के पिशाचों से मुक्ति दिलाएंगे और हमारी दुनिया को वायरसों से मुक्त करेंगे. एक शॉर्ट में ब्रीफली एक छोटा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं हम. 1 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस के बारे में चीन में पहली बार पता चलता है. 26 दिसंबर 2019 को चीन के 2 डॉक्टर इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसे हर मुल्क में मुमकिन है, वहां की अफसरशाही उन्हें डांट फटकार कर चुप करा देती है. उनमें से एक की बाद में मौत भी हुई. लेकिन उन्हें साथ ही ये भी याद रखना पड़ेगा कि उन डॉक्टर को चीन का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया. 29 दिसंबर 2019 को कोविड-19 की वजह से पहली मौत हुई. WHO को जानकारी दी गई, WHO ने एडवाइजरी जारी की. उस वक्त अमेरिका का रिस्पॉन्स क्या था, उस वक्त भारत का रिस्पॉन्स क्या था? भारत में खिल्ली उड़ाई जा रही थी, इस सब चीज के ऊपर मजाक बन रहे थे, चुटकुले बन रहे थे, और आमतौर पर जैसा होता है कि चीनी सामान, चीनी वायरस, इस तरह की चीजों पर जिस तरह चुटकुले बनाए जाते हैं, वैसे चुटकुलों से व्हाट्सएप और सोशल मीडिया घिरने लगा था. इसके अलावा राजनीतिक स्तर पर हमारी सरकार हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे देश के लोगों के खिलाफ एक पूरा आंदोलन छेड़े हुए थी.
सीएए, एनआरसी और इस सब के भीतर उन्होंने काफी लोगों के ऊपर जुल्म ज्यादतियां ढाई हुई थी। तो एनपीआर का इशू चल रहा था। लगभग हर शहर के भीतर लोग बैठे हुए थे सरकार के इन तरह के फरमानों के खिलाफ। और वो था क्या, अब थोड़ा वक्त गुजर गया है तो लोग शायद भूल चुके हों, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को तो ये याद रहेगा ही। वो था क्या, सरकार कह रही थी कि सब लोग जैसे किसी एक घर में चोरी हुई है तो सब लोग आकर के ये साबित करो कि तुम चोर नहीं हो। अब कोविड-19 के दौर में क्या हो रहा है, कोविड-19 के दौर में कहीं एक मरीज हो सकता है, इसलिए आपने 130 करोड़ लोगों को उनके घरों में कैद कर दिया। मतलब केरल का अगर हम लोग उदाहरण देखें तो केरल में एक एक मरीज को ढूंढ करके उसके साथ में इस तरह बर्ताव किया गया जैसे उसे बीमारी नहीं है, बल्कि उसे एक वीआईपी ट्रीटमेंट की तरह से दिया गया। ये संवेदनशीलता का एक अवसर था। हम समझते हैं कि शायद जो सरकारी आंकड़े हैं और जो चिकित्सकों ने, विशेषज्ञों ने कहा है कि इसमें फेटलिटी रेट 1-2% से ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा हुई तो 3% होगी। हिंदुस्तान को अगर देखें तो 3% भी बहुत बड़ी आबादी होती है, लेकिन फिर भी अगर आप 3% लोगों को ढूंढ पाते हैं, अगर आप लाखों की तादाद में शुरू से ही टेस्ट करने लगते हैं और टेस्ट करने के बाद में ऐसे मरीजों को ढूंढ करके उनको बहुत अच्छी सुख सुविधा के साथ में आप उन्हें ठीक कर दे, तो किसी को अपना मर्ज छिपाने की जरूरत नहीं होती। केरल छोड़ करके बाकी हिंदुस्तान में, या खास तौर से जिस प्रदेश में मैं बैठा हुआ हूं, वहां की तो खैर कहानी अलग ही है, मध्य प्रदेश की। यहाँ का तो स्वास्थ्य मंत्री था जब वो पूरी दुनिया में लॉकडाउन का और इस सब का हल्ला मच रहा था, तब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री अपनी बोली लगवाते हुए सरकार गिराने उठाने के खेल में शामिल थे और घूम रहे थे। अभी कल किसी ने मुझसे कहा कि उनको चल करके ज्ञापन दिया जाए, तो मैंने उनसे कहा कि मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, जबकि वे ये मेरे परिचित भी रहे हैं, मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर इंसानियत नाम की थोड़ी बहुत चीज उनमें भी विशेष हो तो उन्हें अपनी शक्ल जनता को नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी शर्म उनमें बाकी होगी। तो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री बेंगलोर घूम रहे थे और सरकार गिरा रहे थे, नई सरकार बना रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ में, उनकी लॉबी के वो है मंत्री, और नई सरकार में, भाजपा की सरकार में भी मंत्री पद पर वो आए। लेकिन इस शहर के भीतर, इंदौर में जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पर मरीजों के साथ में जितने पॉजिटिव मरीज निकले उनके साथ में एक तरह से अस्पृश्यता का, अनटचेबल जैसा व्यवहार किया गया। ऐसा व्यवहार किया गया है, ये तो सामाजिक रूप से, और दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे आप अपराधी हैं। न केवल वो जो मरीज साबित हुए, बल्कि वे सब भी जो उनके आसपास के लोग थे, परिवार के लोग थे, क्वारंटाइन के नाम पर उनको जिस तरह के क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया, उसके खिलाफ हमने शिकायत की। ये क्वारंटाइन सेंटर्स जो है ये बीमारी फैलाने के अड्डे बने, क्योंकि अगर आपने लोगों को, जो एक पॉजिटिव निकला है उसके आसपास 20, 25, 50 लोग और हैं, उनको एक ही जगह पर कैद कर दिया है, तो जाहिर है कि बाकी 20-25 लोगों को भी वो संक्रमण लगना ही है। बहरहाल मैं आता हूं इस बात पर कि हमारे यहाँ पर केरल में 20 जनवरी को जब शैलजा टीचर, जो वहां की स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये इस वायरस के बारे में सुना और तैयारियां शुरू की। बाकी सब जगहों पर सीएए, एनआरसी और एनपीआर की बात चल रही थी। बाकी सब जगहों पर हमारे यहाँ राजनीति के भीतर जनवरी में ही मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने कुछ ट्वीट्स करके आगाह किया था, जिसका कि फिर से स्वास्थ्य मंत्री ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों ने मखौल बनाया। अब आप देखेंगे कि ये कहा गया कि ये बीमारी गरीबों और अमीरों के लिए एक ही तरह की चीज है, लेकिन ये है नहीं। हुआ ये है
कि ये बीमारी गरीबों और अमीरों के लिए अलग अलग तरह से पेश आई है। और मैं थोड़ी सी बात जिम्मेदारी की करना चाहता हूं कि शुरू में अगर आपको याद होगा, जब इस बीमारी के बारे में बात चल रही थी 15 से 20 मार्च के बीच में, जब ये तेजी से भारत में केसेस वगैरह आए थे और ये बात हो रही थी कि अब क्या भारत क्या इस पर फैसला लेगा, तो उस वक्त रोज हमें इस तरह के वीडियोस आ रहे थे और डॉक्टर्स के क्लेम्स आ रहे थे कि ये जो बीमारी है इसमें मरीज को मास्क पहनना जरूरी है और जो मरीज नहीं है उसको मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। एम्स के डायरेक्टर ने वीडियो बना करके डाला कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आप 5 चीजों से अपने आप को, या 6 चीजों का उसमें ध्यान रखें। उनमें एक बात ये भी थी कि इसके आसपास ये मिथ बनाया गया है, ये भ्रम पैदा किया गया। उसके बाद में सरकार ये जब इम्पोज करती है, लॉकडाउन का फैसला लगाती है, तो उसके दौरान ये भी कर देती है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो ये दंडनीय अपराध है। तो या तो ये बयान गैर जिम्मेदार है या एम्स के डायरेक्टर गैर जिम्मेदार थे। आखिरकार जिम्मेदारी किसी को तो इस चीज की लेनी चाहिए। आप लोग जो है, हम लेमैन हैं, हम लोग नहीं जानते कि मेडिकल साइंस क्या कहता है, लेकिन जो लोग उसके विशेषज्ञ हैं वो भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वो लगातार इस तरह से बयान अपने बदलते जाते हैं। वो लगातार अपने क्या कहेंगे आप, इसके बारे में जो समझ जनता को दी जानी चाहिए वो समझ बदलते जाते हैं। तो ये जो है, ये अब आपने जनता कर्फ्यू लागू कर दिया। जनता कर्फ्यू 22 मार्च को घोषणा करने के बाद शाम को 5 बजे मतलब खोला है और लोग जो है उत्सव मनाने जुट गए। आपके भक्त लोग, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन लोगों में से खुद कईयों ने इस तरह का उत्सव जैसा मनाया। और जो गैर बराबरी की बात मैं कर रहा था, उस गैर बराबरी को हमने अपने प्रदेश और अपने शहर के भीतर बिल्कुल साफ तौर पर देखा है। यहाँ पर सरकार ने सारी इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। सबसे पहले तो ये कहा गया कि कोई और कुछ नहीं करेगा, सब यानी पूरा लॉकडाउन रहेगा। सब्जी भाजी दूध इत्यादि जो कुछ भी है वो आपको जो स्थानीय प्रशासन है, नगर निगम है, वो आपको आपके घर पहुंचाएगा। और इसको लेकर के जिस तरह की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए थी वैसा कर पाना सरकार की और प्रशासन की हिम्मत नहीं थी। ये खुद सरकार के भीतर बैठे हुए और प्रशासन के भीतर बैठे हुए हमारे कई दोस्त साथी लोग हैं, ये कहते हैं ये एक गलत फैसला था। अगर उनको व्यवस्थित तरीके से थोड़ा दूरी रखने का सुझाव देते हुए थोड़ा समय कम कर दीजिए दुकानें खुलने का, थोड़ी दुकानें एक ऑल्टरनेट डे पर खुलने लगे तो भीड़ भी नहीं लगती और इस तरह की आपाधापी नहीं होती। यहाँ पर आने पर इंदौर में 30 घंटे तक लोगों को दूध नहीं दिया गया। नहीं, सरकार देगी, सरकार की हिम्मत नहीं है देने की। सरकार के पास ना इतना अमला है, ना ट्रेन लोग हैं, और सबसे बड़ी बात वो मानसिकता नहीं है जो केरल के प्रशासन की लोगों की हो सकती है कि हमें लोगों की मदद करनी। यहाँ और एक चीज की गई कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो दूसरे सोशल सिविल ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो ऐसे वक्त पर आकर के मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन सबको नहीं किया गया। आरएसएस और उससे जुड़े हुए जो एनजीओज हैं, जो गैर सरकारी संगठन हैं, उन लोगों का काम सरकार ने लेना जारी रखा है। तो इस तरह एक भेदभाव किया गया, पहली चीज। और जिन लोगों से मदद ली गई, जिन लोगों को आपने सपोर्ट किया और जिनसे आपने मदद ली, उन लोगों की मानसिकता कैसी, उसके 2 उदाहरण आपको बताता हूँ। मेरे घर पर आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक टीचर कोई थी, वो सर्वे करने के लिए आए। सर्वे कैसे हो रहा है, बिल्डिंग के नीचे आकर के पूछ लिया आपके यहाँ कोई सब लोग ठीक हैं? उन्होंने कहा ठीक है। ठीक है तो कोई बात नहीं, उसमें उन्होंने राइट कर लिया, कोई मुसलमान तो नहीं रहता आपके यहाँ बिल्डिंग में? अरे ये कैसा सवाल है? नहीं, किसी को कोई बुजुर्ग खांसी वांसी हो रही हो? ये सब पूछने के बाद में अंत में उन्होंने मुझसे ये कहा
आप लोग थोड़ा मुसलमानों से दूर रहना। मैंने कहा ये आपकी नौकरी का हिस्सा है ये सलाह देना? नहीं नहीं, देख तो रहे हैं आप उनके भीतर कितना फैल रहा है। मतलब जो लोग सरकार में बैठे थे, जो लोग सर्वे के लिए निकले हुए थे, जिन लोगों के पास में ये सुविधा थी, उनमें से अधिकांश लोग वो थे जिनकी मानसिकता सांप्रदायिक बनाई गई, और उसको बनाने की जिम्मेदार ये आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता जैसे छोटे छोटे लोग नहीं है, उसको बनाने की जिम्मेदार खुद केंद्र में बैठी, प्रदेश में बैठी सरकार है, और वैसी मानसिकता वाले अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया कि जब आपको WHO की और दूसरे देशों की खबरें हासिल हो रही थी, तब आपने एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग क्यों नहीं की? 20 तारीख को मैं इंदौर पहुंचा हूं दिल्ली से, 20 तारीख को दिल्ली एयरपोर्ट से पर कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी, इंदौर एयरपोर्ट पर कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। 22 तारीख को आप अचानक जनता कर्फ्यू लगाते हैं और उसके बाद में घोषणा कर देते हैं कि अब लॉकडाउन रहेगा। आप एक तरह की तानाशाही की व्यवस्था जिसमें आप हर जिम्मेदारी से मुक्त हैं, उस तरह की व्यवस्था कायम कर रहे हैं। अभी भी जो कर रहे हैं वो फ्लाइट्स चला रहे हैं, और कल आपने देखा होगा सभी ने टीवी पर 1000 बसें वापस कर दी गई। खाली बसें आई हैं, खाली बसें गईं, और उनमें हजारों मजदूर जा सकते थे। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि खंडवा और भोपाल के बीच में 20 ट्रेनें फंसी हुई हैं किसी तकनीकी समस्या की वजह से। यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर 45 डिग्री टेम्परेचर में जंगलात के बीच में रेलवे ट्रैक पर हजारों लोग फंसे हैं। कई कोच के अंदर पंखे नहीं हैं, कई कोचेस के अंदर खिड़की खुल नहीं रही है। लोग, मतलब ऐसा माहौल वहां हो गया, पानी के टैंकर पर झपटे पड़ रहे हैं। तो आपकी वो जो भी सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग थी वो पूरी तरह सत्यानाश, पूरी तरह फेल हुई। दूसरी बात, जिन लोगों ने लॉकडाउन के बारे में सोचा, नरेंद्र मोदी जी चाय बेचने वाले पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए था कि हिंदुस्तान के भीतर लोग कैसे रहते हैं। जब 8 बाई 8 की एक खोली के अंदर 8 लोग रहते हो और वो अपना अपना वक्त तय करके रहते हैं कि जब 2 लोग अंदर हो तो 2 लोग बाहर हो, तो इसलिए अंदर भीड़ ना। आप नोएडा में, गाजियाबाद में और धारावी और इन सब जगहों पर, जो बंबई, बेंगलोर, तमिलनाडु के कई सारे त्रिची वगैरह जैसे इलाके, इन सब जगहों पर देखेंगे लोग जैसे ट्रेन में बर्थ होती है इस तरह से रात में सोने के लिए एक बर्थ की तरह से एक कमरे के भीतर 12-12 लोग सोते। और ऐसे हिंदुस्तान में ये कोई 10-12% लोग नहीं है, ये 70% लोग हैं एक शहरी आबादी का। हर शहर की आबादी का ये लोग 70% हिस्सा है जो बस्तियों में रहते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। वो बाहर चाय की दुकानों पर बैठे रहते हैं, ठेलों पर खड़े रहते हैं, तब वो ज्यादा दूर रहते हैं। आपने उन्हें घरों के अंदर बंद कर दिया तो काहे की फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं? इस यथार्थ को जाने बगैर आपने वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन का जो लोन पहली मर्तबा 2 अप्रैल को लिया, उसके साथ इस शर्त पर आपने हस्ताक्षर किए कि सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी और लॉकडाउन किया जाएगा। बिना अपने देश के यथार्थ को जाने कर्जदाताओं की शर्तों पर सिग्नेचर करने का काम आपने किया और उसको जारी रखे हुए हैं। अभी फिर से 15 मई को $1 बिलियन का कर्ज और वर्ल्ड बैंक ने दिया है। इसके अलावा भी कर्ज उन्होंने ब्रिक्स से, जो एक बैंक बना था इंटरनेशनल बैंक जो शंघाई में है, वहां से भी उन्होंने कर्ज लिया। तो आपने कर्नाटक के भीतर ट्रेनें रोक दी, आप फ्लाइट्स चला रहे हैं, आप लोगों को घरों में, दड़बों में रख रहे हैं। किस लिए रख रहे हैं? ताकि जिनके बंगले हैं वो अपने आराम से पिकनिक मना सकें। और इसी तरह से ये किया गया, एक वर्गीय विभाजन इसके भीतर शामिल रहा है कि
मध्य वर्ग के लोगों ने अभी तक के समय को, क्योंकि 2 महीने का समय थोड़ा बेचैन होने लगे हैं, लेकिन मध्य वर्ग के लोगों ने इसे पिकनिक का टाइम समझा। चुटकुले कर रहे हैं, अपने पुराने दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करते रहते हैं, आधा दिन फोनों में गुजार देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हैं। उच्च वर्ग के लोगों के लिए ये अभी भी एक अलग तरह की चीज है। उनकी विशाल जो उनके वो है बंगले बगीचे, उनमें बैठ करके बतिया रहे हैं और एक तरह से मजे कर रहे हैं। और इसको इसके बारे में एक बात और एक छेपक की तरह जोड़ना चाहूंगा कि ये भी कह रहे हैं कि देखिए हवा कितनी शुद्ध हो गई और देखिए ये पानी कितना निर्मल हो गया है, पॉल्यूशन फ्री हो गया है। अरे तो इंसान को पूरा ही खत्म कर दीजिए तो पॉल्यूशन रह ही नहीं जाएगा भाई। एक जहाज, ये मैंने कहीं पढ़ा था कि एक जहाज सबसे सुरक्षित बंदरगाह पर होता है, लेकिन क्या उसकी जगह बंदरगाह होती है? क्या जहाज का काम बंदरगाह पर खड़े रहना है? इंसान है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा और चीजों को पैदा करने के दौरान उससे जो पॉल्यूशन क्रिएट होगा वो उस पॉल्यूशन का समाधान भी करेगा। जीवन अगर है तो उससे ये सब चीजें साथ में जुड़ी होंगी। तो आप जो है वो इसी बात से खुश हो रहे हैं, लोगों के घर में खाने को नहीं बचा है, उनके रोजगार चले गए हैं, लाखों लोग, उनको तो समझ में ही नहीं आएगी ये बात कभी कि लाखों लोग इस तरीके से पैदल के पैदल हजारों किलोमीटर कैसे चल दिए। तो उनके लिए ये एक वर्गीय धारणा है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए। और सरकार ने क्या किया, मैं छोटी सी 2-3 चीजें और याद करना चाहता हूं। और सरकार ने इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या किया? सरकार ने इस लॉकडाउन के पीरियड में वो सब किया जो वो कोरोना के पहले करना चाहती थी और जिसका अधिक विरोध होता था। आप सोचिए, सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसी चीजें एक तरह से हो रही, ये सर्वेज हैं, इसके जरिए डेटा आ रहा है, खूब उन डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, उन डेटा को बेचा जाएगा, जैसे आधार का डेटा बेचा गया है और कंपनियों को बेचा जाएगा। सरकार चाहती थी कोरोना के पहले, कोविड-19 का दौर आने के पहले, कि श्रम कानूनों को बदल दे और उसको मौका नहीं मिल पा रहा था। मौका मिल गया, इससे उसे मौका मिल गया, उन्होंने श्रम कानूनों को बदल दिया। सरकार चाहती थी कि हम चीन के मुकाबले में एक बड़े कॉम्पिटिटर बनकर के उभरे, हो गया। अमेरिका, यूरोप, जापान, तमाम देशों की, जर्मनी आदि देशों की कंपनियां चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट करना चाहती हैं और भारत थाली सजा करके तिलक करने और आरती करने के लिए अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ है कि आप आइए हमारे यहाँ, और जितना आपको चीन के अंदर सस्ता श्रम मिल रहा था उससे भी सस्ता श्रम हम आपको दिलवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। आप इन मजदूरों को गुलामों की तरह ट्रीट करना चाहिए, करिए। I was telling that what government has been doing during this period is the same, all those same things which it wanted to do before COVID-19, but because there was protest, there was resistance, so they were not able to do so. Now उन्होंने कानूनों में तब्दीलियां कर दी, अपने विरोधियों को चुप करा दिया, पूरे देश के भीतर अराजकता का माहौल एक तरह से बन चुका है, जिसमें न सरकार के पास ये ताकत है कि वो दे सके, उनके कर्मचारियों का या उनके अधिकारियों की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है कि वो सबको एक तरह का सब व्यवहार कर सके। एक, जैसा मैंने कहा कि except for Kerala, the mentality of our administrative people, staff, and the politicians and the service providers is not is also communal. So they have no sympathy with people who are facing and suffering with these problems because created by the government itself. जो जितना इससे होना है उतना तो मलेरिया, हैजा और तमाम चीजों से जान जाती है, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए। बीमारी है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन
साथ ही ये बात भी एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीमारी को जितना ज्यादा सरकार ने फैलाने में मदद की है, केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में तो मैं कह ही सकता हूँ, उतनी इस बीमारी के वायरस में खुद में दम नहीं था। इन्होंने उसको ताकतवर बनाया है अपने गलत डिसीजंस के साथ में। तो हाँ, और इस सब के साथ में आप सोचिए कि क्या कौन सी चीज, करप्शन। सब्जी भाजी के ठेके जो पहुंचाने के दिए गए वो अपनी तरह के लोगों को दिए गए। फैक्ट्रियां कौन सी फैक्ट्रियां खुलेंगी, उनसे रिश्वतें, जो रिश्वत देगा वो फैक्ट्रियां खोल पाएगा। कौन से किसको जो है राशन का ठेका दिया जाएगा, सरकार किसको पीपीई किट का ठेका देगी। ये सब चीजें, इन सब चीजों के भीतर, क्योंकि आप सोच लीजिए, एक आध इंडिविजुअल का हृदय परिवर्तन हो जाना अलग बात है, लेकिन सिस्टम का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। सिस्टम वही करप्ट सिस्टम है जो 70 साल में इवॉल्व हुआ है, और जो 2014 से जिसके भीतर क्या बोलते हैं, अश्वमेध के घोड़ों की तरह की गति आ गई है, और वो भ्रष्टाचार पूरी तरह बेनकाब बेशर्मी के साथ में जिस सिस्टम ने अपना रखा है, वो सिस्टम ये सोच करके कि अरे ये तो महामारी का दौर है, हमको दया के साथ ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, वो सिस्टम ये नहीं करने वाला। ये सिस्टम वैसा का वैसा ही फंक्शन करेगा, रिश्वत लेकर के काम करेगा, रिश्वत लेकर के कर्फ्यू पास बांटेगा, रिश्वत लेकर के अपने लोगों को अनाज देगा, जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचाएगा। होर्डिंग की सुविधा प्रदान की है, खुद निर्मला सीतारमण ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा करके होर्ड करने की सुविधा दी है। तो बहरहाल पीपीई किट और मास्क वगैरह के भीतर हुए भ्रष्टाचारों के तो अनंत किस्से हैं, और जो अभी तक जारी है, और जब तक ये चलेगा तब तक वो जारी रहेंगे। तो मैंने कहा कि जैसे वो नया मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से शिफ्ट करके हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, उसमें उन्होंने अमेरिका के साथ में और दुनिया की दूसरे कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी मुल्क हैं उनके साथ में उन्होंने हाथ मिला लिया। ये तो हुआ उनका। तो उन्होंने, जिसको हम कहते हैं कि कैपिटलिस्ट्स हैव नेवर टेक अ हॉलीडे और एनी सिक लीव। कैपिटलिज्म, इन्होंने, कैपिटलिज्म ने यानी पूंजीवाद ने, या जो हमारा रूलिंग क्लास है, उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, और वो लगातार हर इस दिन को किसी ना किसी तरीके से अपने पक्ष में कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ट्रंप हो और चाहे यहाँ नरेंद्र मोदी हो। अब जो उसका दूसरा पहलू है, जो मैंने कहा था कि टू सीन्स, जो मेरे टॉक का आज का विषय है, टू सीन्स ऑफ कोविड-19। तो वो जो चल रहे हैं, लाखों करोड़ों मजदूर सड़कों पर 43-45 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। तो एक सीन वो है, और वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर यह है कि आम आदमी जो उनको मदद दे रहा है तो दे दे। अभी दिनेश अब्रोल ने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पड़ोसी पटना तक गए, और दिल्ली से पटना तक के दरमियान उन्हें केवल लोग सड़कों पर दिखे, सरकार कहीं नहीं दिखी। सरकार अपनी मर्जी से गैर मौजूद है इन लोगों के सामने से, इन लोगों को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। जो प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बसें नहीं चलने दे रहे हैं, उनको खाना नहीं बांटने दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके 188 में फेंक दे रहे हैं। तो ये जो लोग हैं, इनको जो मदद कर रहे हैं वो या तो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, एनजीओस के लोग हैं, कुछ साथी हमारे कॉमरेड्स हैं जो जहां पर कर सकते हैं वो वहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब समस्या ये है कि ये जो करोड़ों लोग हैं, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के ढांचे में नहीं है, ना ये किसी ट्रेड यूनियन के ढांचे में है कि हम इनके साथ में एक ऑर्गेनाइज बातचीत कर सकें, एक इनको समझा सकें, इनके लिए कुछ कर सकें। ये किसी ये केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, जो मजदूर ऑर्गेनाइज होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन इनके बीच में मौजूद नहीं।
वो ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से इनके साथ में संपर्क कर पाना बहुत मुश्किल है। इस वक्त में मुझे लगता है कि तो हम ये देख रहे हैं कि सेकंड सीन क्या है। सेकंड सीन ये है कि ये मजदूर हैं और उनके साथ में इनको कुछ मदद करने के लिए कोई चप्पल दे रहा है, कोई इनको गाड़ी का बंदोबस्त करने की कोशिश कर रहा है, कोई खाना दे रहा है। दूसरा सीन ये है, इसमें मिसिंग क्या है? मिसिंग एलिमेंट है, जो चप्पल दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सैकड़ों सलाम, क्योंकि ये भी एक बड़ा काम है। उनके साथ में उनको उनका दिल ना फट जाए कि दुनिया में पूरी तरह इंसानियत मरी गई है क्या। तो इसलिए ये एक बड़ा काम है कि हम उनके दिल में उम्मीद को जगाए हैं। जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, वो एक एक इंसान जो है वो उसको हजारों सलाम। लेकिन इसके बाद भी कुछ मिसिंग है। मिसिंग है ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट, सीमेंटिंग फोर्स। ये जो बेचैनियां है, ये सब बेचैनियां कैसे कहां इकट्ठा होंगी कि वो कल जब मौका आए तो सरकार से ये सवाल पूछे कि तुमने जिस आपदा से केरल ने निपटा, जिस आपदा से ताइवान ने निपटा, जिस आपदा से हांगकांग ने निपटा, उस आपदा के सामने तुमने हमें, उस आपदा को तो छोड़ दिया, तुमने हमें भूख के सामने मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। ये सवाल उनसे पूछने के लिए इन लोगों को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। और वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड होगा, मेरे ख्याल से हमारी जो बात है, यहाँ से मैं अपनी बात को तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ ले जाना चाहता हूँ। सिस्टम को उनसे तकलीफ नहीं है जो उन्हें खाना खिला रहे हैं और उनके ऊपर दया कर रहे हैं। इसलिए मैं ये याद करना चाहता हूँ, लेनिन जब क्रांति की तैयारी में थे और किसी प्रदेश में, शायद लेना शहर में रहा करते थे, उस वक्त वहां एक भयानक अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो उस वक्त लेनिन ने एक बात कही जो हमने 10 दिन जब दुनिया हिल उठी, जो फिल्म है 10 Days That Shook the World किताब के आधार पर बनी हुई, उस फिल्म को हमने डब किया था हिंदी में, तो वो वाक्य इस्तेमाल किया था। वो वाक्य क्या था? अमीर चाहते हैं कि अकाल पड़े तो वे दया करें और गरीब उनके सामने हाथ फैलाए। लेनिन ने चैरिटी करने से इनकार कर दिया था। लेनिन का कहना यह था पॉलिटिसाइज करना चाहिए। ये स्थिति है क्यों कि एक देने वाला है और दूसरा मांगने वाला, ये स्थिति क्यों होनी चाहिए? तो उस बात को याद करते हुए, इसलिए सिस्टम को चैरिटी से कभी कोई तकलीफ नहीं होती, आप करते रहिए, धर्म का काम कर रहे हैं। सिस्टम को तकलीफ होती है उन लोगों से जो सवाल उठाते हैं, जो लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों के गुस्से को इकट्ठा करते हैं। और इसलिए मैं याद करता हूं वो वाक्य जो भगत सिंह ने जेल में, मार्क्विस डी लाफायेट थे जो फ्रांस के एक विचारक थे और क्रांतिकारी थे, उनका कोट किया था, अपनी जेल डायरी में लिखा था। बहुत से लोग उसे भगत सिंह का कहा हुआ मानते हैं, वो मार्क्विस डे लाफायेट का वाक्य। और वो वाक्य था, जब सरकार लोगों के अधिकारों का हनन करे, जब सरकार लोगों के खिलाफ काम करे, तब लोगों का और लोगों के हर तबके का ये आवश्यक कर्तव्य और बहुत जरूरी अधिकार हो जाता है कि वो ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक दे। तो ये जो सरकार को उखाड़ करके फेंकने वाली बात है, ये कोई इक्का दुक्का लोग मिलकर के नहीं कर पाएंगे। इसके लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करना होगा। और तीसरी चीज मैं याद करना चाहता हूं जो इन्होंने, लेनिन ने ही मेंशेविकों को जवाब दिया था। अभी देखिए क्या है कि एक बात है वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि अभी कोई क्रांतिकारी काम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसा सब काम करेंगे तो फिर अभी कोविड-19 के दौर में सरकार पकड़ करके आपको बंद कर देगी। ये अपनी जगह एक बात है, लेकिन इसकी आड़ में भी हम चीजों को स्थगित कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि पूंजीवाद एक दिन भी
आराम नहीं कर रहा है ऐसे वक्त में, तो हमें भी एक दिन भी आराम नहीं करना चाहिए। हमें लोगों से जोड़ करके जितनी प्रविधियां हैं उतनी प्रविधियां अपनी बनानी चाहिए। और जैसे ही ये लॉकडाउन हमेशा चल नहीं सकता, इसलिए नहीं चल सकता, इसलिए नहीं कि सरकार को ये लगेगा कि भाई लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए नहीं चल सकता है कि पूंजीवादियों के मुनाफे में रोक लगी हुई है। जब लॉकडाउन खुलेगा तब वो रोक हटेगी। हाँ, लोग मरेंगे तो उन्हें लोगों के मरने से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब लॉकडाउन हटेगा तो लोगों को भी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और जब उनको बाहर निकलने का मौका मिलेगा तब हम लोग कहाँ होंगे, जो वाम के लोग हैं वो कहाँ होंगे। और तो इसलिए ये कहना कि अभी कुछ किया नहीं जा सकता है, ये मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल से जो मैं सोचता हूँ, बेशक किया जा सकता है और करना चाहिए। ये सरकार ने लॉकडाउन जितना कोरोना को रोकने के लिए किया है, अब वो उतना ही इसलिए कर रहे हैं कि उनके खिलाफ आवाज ना उठे, उनके खिलाफ लोग मोर्चा ना जमा दें। तो इसलिए बेशक किया जाना चाहिए। और मैं याद करना चाहता हूं कि जब लेनिन से कहा था मेंशेविकों ने कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है कि हम जार के खिलाफ क्रांति की कोई कोशिश कर सकें, तो लेनिन ने कहा था कि लोग तैयार हैं, तुम लोग तैयार नहीं। और हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट मूवमेंट को और सारे कॉमरेड्स को मैं ये कहना चाहता हूं, कल हम पर ये इल्जाम ना आए कि लोग तैयार थे और हम तैयार नहीं थे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को तैयारी में रखें, उनसे 2 कदम आगे सोचने की कोशिश करें। और आखिरी में मैं गोरकी के एक वाक्य, गोरकी का एक कोट आपको सुनाना चाहता हूँ, जो पीले दैत्य का नगर उनका उपन्यास है और मेरी एक दोस्त ने मुझे भेजा है। मैं उस कोट को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। गोरकी कहते हैं, मेरा विचार है कि वास्तविक सभ्यता के साथ साथ संस्कृति का तीव्र विकास तभी संभव है जब राजनीतिक सत्ता पूरी तरह से कामगारों के हाथ में हो, ना कि दूसरों की मेहनत पर पल रहे परजीवियों के। और निश्चय ही मैं सलाह दूंगा कि पूंजीवादियों को समाज के लिए खतरनाक वर्ग घोषित कर दिया जाए। द कैपिटलिस्ट शुड बी डिक्लेयर्ड डेंजरस टू द सोसाइटी। राज्य के लाभ के लिए उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। Gorky says that for the benefit of the people and for the benefit of the state, the entire property of these capitalists should be taken away. और लास्ट में वो कहते हैं, उन्हें जहाज पर बिठाकर किसी टापू पर छोड़ दिया जाए और वहां उन्हें शांति से मरने दिया जाए। एक सामाजिक समस्या का यही एक मानवीय समाधान होगा। Gorky says that this will be a human solution to this kind of a social problem. और उन्हें capitalists should be sent to an island and they should wait for their deaths peacefully there. Sorry. तो ये बात के साथ में हम आज की वेबिनार इस टॉक को खत्म करना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि यूथ फेडरेशन के साथ तो ये बात करनी जरूरी है ही, कि क्योंकि एक एनर्जेटिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, इसके साथ ही, इसके नेतृत्व के साथ ही एक अच्छी साफ राजनीतिक समझ रखने वाले साथी हैं और खूब ऊर्जा से भरे हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही हमारे जो सीनियर साथी हैं, उनको अपने मार्गदर्शन में नई रणनीति बनानी की इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस दिन ये लॉकडाउन खत्म हो उस दिन हम सरकार को पूरी ताकत के साथ चैलेंज करते हुए सड़कों पर कैसे हो, ताकि लोग हमारा भरोसा कर सकें, ताकि लोग ये जान सकें कि लाल झंडा जो है वो इन मजदूरों के पैर से निकलते हुए खून से, वो इन लोगों के ऊपर पड़ी हुई परेशानियों के खून से
लाल हुआ झंडा है, और वो ये लोग हैं जिनके साथ मिल करके हम लड़ेंगे। और जो मुल्क हमारा है, जो जमीन हमारी है, जो देश हमारा है, जो इंसानियत भरा देश है, उस देश को हम बनाएंगे, वापस हासिल करेंगे। So I think I have made a presentation beginning from the chronology of this COVID-19, and explored and analyzed the situations which are used and created by the capitalists. On the other hand, I tried to look at this time as uh, a preparatory time to channelize the sufferings of the people, the anger of the people together, and take this task in our hand to lead the masses, to or to channelize those masses and their anger against this existing capitalist fascistic government. Thank you very much.